हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग MST 1 की बात करेंगे, जो कि हिंदी काव्य पर आधारित है। इसमें आदि काव्य, भक्ति काव्य और रीति काव्य आते हैं। ये वीडियो सिर्फ MST की परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदी से जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। फिर हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में वर्णित प्रसंगों का विवेचन कीजिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वीराज रासों के जो रचयिता हैं वह चंद्रवर दाई, और माता प्रसाद गुप्त के अनुसार जो है पृथ्वीराज रासों की रचना संवत 1400 के लगभग हुई होगी या उससे पहले नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसका जो प्रमाण है वह पुरातन प्रबंध संग्रह में मिलता है और उसका संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ था, और इसमें संकलित छप्पे भी इसके पूर्व के ही होने चाहिए। इसलिए सभी का विचार है कि चंद कवि जो है एक निश्चित ही ऐतिहासिक पुरुष थे और वह हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के समकालीन थे और उनके सम्मानित और राजकवि थे। उन्होंने ही पृथ्वीराज के कीर्तिकलाप का वर्णन करने के लिए प्राकृत भाषा में एक काव्य की रचना की थी, जो कि पृथ्वीराज रासों के नाम से प्रसिद्ध हुई। और इन चार छप्पियों के मिल जाने से यह निश्चित हो गया कि 14वीं शताब्दी के पूर्व चंद नामक कोई कवि हुआ था। उसने पृथ्वीराज चौहान पर काव्य रचा था और वर्तमान रूप में प्राप्त रासों में चंद की रची हुई अनेक पंक्तियां थोड़े बहुत परिवर्तित रूप में मौजूद हैं। और हमें इसका पृथ्वीराज रासों में जो प्रसंग वर्णित हैं उनका संदर्भ जो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो सुख सुखी का संवाद उन्होंने बताया था, और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने जो उक्ति श्रृंखला और छंद श्रृंखला बताई थी, उसी के आधार पर हम इसके प्रसंगों को जानते हैं। और ये चंद्रवरदायी कृत जो है पृथ्वीराज रासो ये हिंदी साहित्य की आदिकाल का सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय और विवादग्रस्त महाकाव्य है। पुरातन संबंध संग्रह का संकलन 14वीं शताब्दी में हुआ था और इसलिए हम लोग इसकी रचना भी 14वीं शताब्दी ही मानते हैं, रचनाकाल इसका। चलिए इसमें वर्णित प्रसंग को देख लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 10 प्रसंगों में लिया है। पहला प्रसंग है आदि पर्व, दूसरा है दिल्ली कथा, तीसरा है अनंगपाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विंध्वंस, संयोगिता नेम आचरण, कैमास वध, खट ऋतु वर्णन, कनवज समय, बड़ी लड़ाई और बाणबंध। इसमें से कैमास वध और कनवज समय यही हमारे पाठ्यक्रम में है और यही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक भी है। हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे प्रसंगों पर चर्चा करना बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा। पहला प्रसंग जो है वह है आदि पर्व। आदि पर्व में पृथ्वीराज के पूर्वजों का, पृथ्वीराज के जन्म का और उनकी कुछ बाल लीलाओं का वर्णन है। दूसरा है दिल्ली कथा, तीसरा अनंगपाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विध्वंस, संयोगिता नेम आचरण और छठा है कैमास वध। इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। कैमास जो है वह पृथ्वीराज का सबसे प्रधान अमात्य था और सर्वाधिक विश्वस्त मंत्री भी था। उसका संस्कृत नाम जो है वो कदम्बवास था कैमास का। और पृथ्वीराज जब संयोगिता के विरह में स्थिर नहीं रहते हैं और आखेट करते हुए वन में घूम रहे थे, उस समय उन्होंने शासन जो है वो कैमास को सौंप दिया था। और कैमास की बुद्धि जो है वो धर्म छीड़ हो गई थी। जो कि राजा का प्रतिनिधि है, उसका मन रमणियों में रम गया था और उसके हाथ में तीर नहीं बल्कि वासना में सैया गति को प्राप्त होने लगा था, और वह करडाटी नाम की एक दासी पर अनुरक्त था। रात्रि में वह उसके महल में विहार कर रहा था और यह सूचना जो है वह पृथ्वीराज की बड़ी रानी इंचनी ने पृथ्वीराज को दे दी। और पृथ्वीराज रात में ही आता है और कैमास की हत्या कर देता है। और सुबह जो है वह दरबार में अनजान बनकर पूछता है कैमास कहाँ है, और किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए पृथ्वीराज ने चंद्रवरदाई से पूछा और चंद्रवरदाई ने उत्तर दिया, मैं पाताल और आकाश के बीच का सब रहस्य बता सकता हूँ, किंतु कैमास दुर्लभ हो गया है, मुझसे कहा नहीं जाता। पृथ्वीराज जी चंद्र से कहते हैं, तुम क्या आकाश पाताल की बातें कर रहे हो, यह तो बताओ कि कैमास कहाँ है, या मुझे देवी सिद्धि का वर प्राप्त है ऐसा कहना छोड़ दो और निकम्मे कवि काव्य रचना बंद कर दो। ऐसा सुनने पर चंद्रवरदाई सोचते हैं कि पृथ्वीराज सांप के मुंह में उंगली डाल रहे हैं, परंतु अब मुझे सच बताना ही पड़ेगा। और उन्होंने कैमास वध का विवरण देते हुए कहा, पृथ्वी नरेश, तुमने एक बाण कैमास को मारा, वह उसके वक्ष पर खरहराता हुआ कांख से चुभ गया या निकल गया। दूसरे बाण का संधान करके तुमने उसे मार डाला। शाकंभरी नरेश पृथ्वीराज, तुमने खन खोदकर गड्ढे में उसे डाल दिया। अब उस अभागे से वह थल छोड़ा नहीं जा रहा।
उसे गुण रूपी पाषाण ने दृढ़ता से पकड़ रखा है। चंद्रबरदाई कहता है कि यह प्रलय कहाँ निपटेगा, तुम्हारे इस कार्य का क्या फल होगा। और पृथ्वीराज के एक इशारे पर चंद्र का क्या हो सकता था, यह जानते हुए भी उन्होंने बहुत ही निर्भीकता से जो सच था उन्होंने बता दिया। इससे यह प्रमाणित होता है कि वे कवि की मर्यादा का निर्वाह कर सकते थे। और चंद्रबरदाई का उत्तर सुनकर सभा में खलबली मच जाती है। अपने कानों से चंद्र का बयान सुनकर सभासद अपने घर भाग गए और पृथ्वीराज को उस रात नींद नहीं आई। चंद्रबरदाई ने उस समय की सभा का जो वर्णन किया है वह मध्यकाल में दुर्लभ है और चंद्र की निर्भीकता एवं चरित्र दृढ़ता का प्रमाण भी रासों में मिलता है। और अंत में यह होता है कि पृथ्वीराज ने कैमास का शव जो है वह कैमास की पत्नी को सौंप दिया और वह सती हो जाती है। इस मनमुटाव के बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई फिर गले मिल जाते हैं और मित्र मिलन का मार्मिक चित्रण भी कवि ने इस रासो काव्य में किया है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कन्नौज समय, क्योंकि यही दोनों जो प्रसंग है यह प्रमाणिक है और रासों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। कन्नौज समय पृथ्वीराज चौहान और जयचंद में बैर था। कन्नौज जो है वह जयचंद की राजधानी थी। जयचंद अपने समय में उत्तरी भारत का संभवतः सबसे बड़ा शासक था और उसको जो दलपंगुर की उपाधि दी जाती थी। दलपंगुर का मतलब होता है ऐसा राजा जिसकी सेना इतनी विशाल हो कि उसे प्रयाण न करना पड़े, जहाँ आक्रमण करना हो वहां तक सेना ही रहे, यानी जिसकी सेना चलती न हो, पंगु हो। किंतु पृथ्वीराज किसी से नहीं दबते थे। उन्होंने सुना कि जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें उसने पृथ्वीराज की प्रतिमा यज्ञ सभा के द्वार पर स्थापित कर दी। उसने सुना कि जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया जिसमें उसने पृथ्वीराज की प्रतिमा यज्ञ सभा के द्वार पर स्थापित कर दी। जयचंद की पुत्री जो संयोगिता है वह पृथ्वीराज के रूप पराक्रम की गाथा उसने पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उसने जयमाल जो पृथ्वीराज के गले में डाल दी। और जब यह बात जयचंद को पता चलती है तो उसे बहुत ही क्रोध आता है और उसने अनेक दासियों के साथ जो है संयोगिता को गंगा तट पर स्थित एक महल में डाल दिया और वहीं उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। और पृथ्वीराज यह समाचार सुनकर अपमान से दग्ध हो उठते हैं। साथ ही साथ उसके हृदय में संयोगिता के प्रति अनुराग का भाव भी अंकुरित हुआ। चंद्रबरदाई को साथ लेकर वह कन्नौज जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ कवि ने बहुत ही कौशल से खट ऋतु वर्णन का अवसर निकाल लिया या उसका वर्णन भी किया है। और जब पृथ्वीराज जी एक एक करके अपनी रानियों से कन्नौज जाने की आज्ञा मांगते हैं तो प्रत्येक रानी उसे एक ऋतु भर रोक लेती है। अनिवार्यतः यह संख्या 6 ही होनी थी क्योंकि ऋतुएं 6 ही होती हैं और पृथ्वीराज सबसे पहले बड़ी रानी इंचनी के पास जाते हैं। और इस प्रकार से जब 6 रानी उनको रोक लेती हैं, इस रासो काव्य में हमें खट ऋतु वर्णन भी देखने को मिल जाता है और फिर यह कन्नौज समय के अंतर्गत प्रसंग में आ भी जाता है। और फिर कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक रानी से कन्नौज जाने की आज्ञा लेना खट ऋतु वर्णन का बहाना ही है और कवि ने किसी न किसी छल से खट ऋतु वर्णन की कथानक रूढ़ी का निर्वाह करना चाहते हैं। इस प्रकार हम लोग देखते हैं पृथ्वीराज रासों में जो है लगभग 10 प्रसंग हैं जो कि मुख्य हैं। आदि पर्व, दिल्ली कथा, अनंगपाल दिल्ली दान, पंग यज्ञ विध्वंस, संयोगिता नेम आचरण, कैमास वध, खट ऋतु वर्णन, कन्नौज समय, बड़ी लड़ाई और बाणभंग। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।